नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। कहते हैं राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, जो कुछ होता है उसके मायने होते हैं। उन्हीं मायनों को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचें और आपके साथ एक राजनीतिक शख्सियत को जोड़ें। आज हमारे साथ वो शख्सियत जो हरियाणा की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही 2019 से 2024 तक, दुष्यंत चौटाला। बहुत बहुत स्वागत है दुष्यंत चौटाला जी आपका। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है, क्योंकि अब की बार के चुनाव कुछ अलग है। चुनाव हमेशा ही अलग होते हैं, लेकिन अब की बार के चुनाव आपके लिए और थोड़े से अलग रहने वाले हैं, क्योंकि आप गठबंधन में थे और गठबंधन के बाद की राजनीति कैसी होगी उसकी एक रूपरेखा तय करनी है। बिल्कुल, हर चुनाव अपने आप में एक अलग महत्व रखता है और क्योंकि ये एक चुनाव हमारे सिर पर है, 30 दिन बाकी है, ये भी अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि 30 दिन तय करेंगे कि 5 साल प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा और प्रदेश का नेतृत्व जो है वो किस दिशा में प्रदेश को लेके जाएगा। हमें मेहनत करनी है और उस मेहनत लगन के साथ मुझे लगता है कि हम जो पृष्ठभूमि हम सोचते हैं उसको जनता तक पहुंचा पाएंगे और जनता का प्यार समर्थन भरपूर लेकर प्रदेश में हमारे विधायक जिता पाएंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा कि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। पहले तो आप जब सत्ता में आए तो गठबंधन में गए, किंग मेकर की भूमिका में थे, और अब की बार आपने चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लिया है आज़ाद समाज पार्टी के साथ। चंद्रशेखर रावण के साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जिस शख्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उनके नाम में चंद्रशेखर भी और रावण भी, उनकी जो सोच है उसके साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, वो मेल खाती हुई लगती है, इसीलिए लाजमी तौर पर गठबंधन किया होगा। 70 और 20 के फॉर्मूले के साथ जा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, चंद्रशेखर 36 साल का है जी और मेरी उम्र 36 साल की है। हम दोनों मिलकर लंबा राजनीतिक सफ़र आगे भी तय करेंगे और प्रदेश के युवाओं को कैसे हम अच्छी दिशा दे पाएँ, प्रदेश की महिलाओं को कैसे हम जो सम्मान सुरक्षा दे पाएँ और किसान कमेरी की ताकत बन पाए, इस सोच के साथ हम एक साथ चलें। और मुझे लगता है एक साथ चलकर हम वो जो विज़न हमारा है उसको फुलफ़िल भी करेंगे। हम दोनों मिलकर, मैं ये मानता हूँ, अगले 40-45 साल इस देश की राजनीतिक दिशा का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने उम्र का जिक्र किया तो ये सवाल मैं थोड़ा लेट लाता, लेकिन अब पहले ले आता हूँ कि 36 साल की उम्र में अगर आपका हम पूरा का पूरा राजनीतिक सफ़र देखें तो जिस तरीके से 2014 में आप संसद तक पहुँचते हैं और एक छोटी उम्र में बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं, इस उम्र में उस मैच्योरिटी के साथ काम करना, वो बैलेंस कैसे आपने स्थापित किया? क्योंकि राजनीति में बहुत जल्द इतनी सक्सेस मिलती हुई अमूमन नज़र आती नहीं है। देखिए, सक्सेस जो है वो व्यक्ति पर निर्भर करती है। बिल्कुल, आपके मन में क्या जज्बा है, कितना समय आप दे सकते हैं, फुल टाइम वर्क है। आप तो शायद नौकरी 8 घंटे 12 घंटे करते, राजनीति तो 24 घंटे की नौकरी है। आधी रात को भी किसी की समस्या को आप सुलझा सकते हो, हिस्सेदारी बन सकते हो, तो आपको वो भी करना पड़ जाएगा। आपके शायद एक टेलीफोन कॉल से किसी भी समस्या के अंदर न्याय मिलना है, वो न्याय मिल सकता है। आपका एक शायद हस्ताक्षर किसी पीड़ित को अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा, एडमिशन दिला सकता है। किसी का एडमिशन स्कूल या कॉलेज में नहीं हो रहा, वहाँ मदद हो सकती है। और इट इज़ अ जॉब विच यू डोंट हैव टू थिंक। वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। मेरा तो असूल है नेकी कर दरिया में डाल, और दरिया इतनी दूर ढूंढ कि टोई भी ना मिले, क्योंकि इट इज़ अ वर्क विच वी आर डूइंग फॉर आवर पार्टी, बट यस वी आर ऑल्सो डूइंग अ वर्क विच हेल्प्स आवर स्टेट एंड आवर कंट्री मूव अहेड। तो हमें अपने प्रदेश और देश की ताकत को और आगे ले जाने के उस सफ़र को चुनने के लिए संघर्ष करना। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि आप भी 36 साल के हैं, चंद्रशेखर भी 36 साल के हैं। जो बैलेंस है, वो बैलेंस की जो मैंने बात की वो इसलिए भी क्योंकि जब आप बड़े बड़े राजनेताओं के साथ काम करते हैं जिन्हें पॉलिटिक्स में 50 साल के करीब का तजुर्बा हो, एक 36 साल के युवा में, और पॉलिटिक्स के लिहाज से तो बहुत युवा, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो 50-50 साल में लोग खुद को युवा ही कहलवाते हैं,
तो वो एनर्जी जो होती है, उस एनर्जी के साथ साथ वो संयम भी लाकर रखना, ये विरासत में मिला है या फिर विद द टाइम? विरासत में मिला है। मुझे लगता है कि चौधरी देवीलाल जी के संस्कारों ने, दिखाए रस्तों ने ये चीज़ सिखाई है। और मैं तो मानता हूँ कि मेरे पिताजी से वो जो ठहराव है, जो एग्रेशन पे कंट्रोल है, वो बहुत सीखा है मैंने मेरे जीवन में। आज हरियाणा के आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को लोग मानते इसलिए कि उनमें वो एक ठहराव है। क्योंकि देवीलाल की बात आपने की तो यहाँ पर लोकसभा के चुनाव याद आएंगे और लगातार जो हिसार की सीट थी वो बहुत हॉट सीट बनी हुई थी और उस दौरान हर कोई कह रहा था कि देवीलाल के तो हम ही असली वारिस है, और उस रेस में जेपी भी कूद गए, जीत भी गए, शायद इसका भी कुछ फ़ायदा उन्हें मिला होगा। तो ये जो विरासत है देवीलाल की, इस विरासत के जो कई हकदार है, उसे आप कैसे देखते हैं और कैसे केटर करते हैं? चौधरी देवीलाल जी एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, और उस इंस्टीट्यूशन को जिसने अपनाया है वो उनका वारिस है। हम ब्लड रिलेशन से भी वारिस है, मगर हाँ हमारे मेंटर है, हमारे पार्टी के नाम में चौधरी देवीलाल है। मुझे लगता है कण कण के अंदर हर कार्यकर्ता के चौधरी देवीलाल। और ये कहना कि विरासत, मैं ये मानता हूँ कि लोग अपना तो रहे हैं कि 2001 में वो हमें छोड़कर गए और 2024-23 साल बाद भी आज जनता के बीच में उनको लेके जाना, इसलिए तो हम उनको जननायक कहते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि देवीलाल की बात हो रही है तो परिवार की बात हो रही है। परिवार ही होता है, कुछ हो जाए, कितनी लड़ाइयाँ हो, कोई हवन पूजन, उसमें कहा जाता है परिवार के लोगों को लाइए। तो परिवार यहाँ पर इसलिए और ज़्यादा जीवंत हो जाता है क्योंकि आईएनएलडी के साथ जिस तरीके से आप कहें कि दामन छूटा, आप नया झंडा लेकर आगे बढ़े, सत्ता में भी आ गए, डिप्टी सीएम तक बन गए, परिवार पीछे छूट गया। क्योंकि अभय चौटाला, उन्होंने गोद में भी खिलाया होगा लाजमी तौर पर। वो एक जो इमोशन है, उस इमोशन के हिसाब से अगर चीज़ों को देखते हैं तो मैं समझना चाहता हूँ दुष्यंत चौटाला से कि राजनीति में कैसे उसे बैलेंस करते हैं। पारिवारिक तौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी लड़ाई हुई। राजनीतिक सफ़र था और उस सफ़र के अंदर हमें संगठन से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन के बाद पार्टी ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को निष्कासित कर दिया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने ये निर्णय लिया कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, नए झंडे डंडे के साथ हम मैदान में उतरे और नए झंडे डंडे की वो लड़ाई ने जनता का प्यार हमारे पक्ष में है और उस लड़ाई के बाद जनता ने ये अपनाया कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का नेतृत्व मजबूत है और उसी के बाद तो जननायक जनता पार्टी को 10 विधायक विधानसभा में जिता कर दिए। बिल्कुल। क्योंकि दो ऐसे क्षेत्रीय दल अब हरियाणा की राजनीति में हैं जिनका वजूद अपने आप में है। आपने प्रूव किया पिछले चुनावों में कि 6 महीने पहले आए, 10 सीटें जीते और सत्ता के सिंहासन के साथ काबिज भी हो गए। आईएनएलडी जो वजूद एक मर्तबा फिर से तलाशने की कोशिश में है। इस पूरे प्रोसेस में राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों के लिए ये खरा सोना साबित हुआ कि आप दोनों का बिखराव हो गया, जो वोट बैंक था वो छिटक गया और कहीं ना कहीं उन्हें इसका फ़ायदा हुआ। क्या ये महसूस करते हैं आप? क्या हुआ उस पर जितने भी विचार करने हैं वो तो समय की बर्बादी। क्या होगा उस पर हमें सोच कर आगे बढ़ना है और हमारा लक्ष्य तो यही है कि प्रदेश को जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व संपूर्ण तौर पर मिले। हम उसके लिए कार्यरत हैं और हम कामयाब भी होंगे। बिल्कुल। क्योंकि आईएनएलडी की बात हो रही है तो ये सवाल भी आपसे बनता है कि आईएनएलडी और बसपा एक साथ गठबंधन में आ रहे हैं और क्योंकि बसपा कहीं ना कहीं दलितों को बहुत ज़्यादा केटर करता है, भीम आर्मी की लगातार बात होती है, चंद्रशेखर की लगातार बात होती है, कहीं ना कहीं सिमिलर एजेंडा नज़र नहीं आता। अभी से पहले आपसे जितनी चर्चा करी है, क्या मैंने एससी कम्युनिटी की, दलितों की कोई चर्चा करी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम युवा हैं और युवा अगर आज इस सामाजिक चक्रव्यूह में ना फंसे तो बेहतर है। हमें तो सबको साथ लेकर चलना है।
बिल्कुल, लेकिन दुष्यंत जी, ये तो आप मानेंगे कि भारत की राजनीति में आज भी जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा अहम है। शायद इसीलिए हम देखते हैं कि मुझे नहीं लगता, जहाँ लोगों को विजन मिलता है वहाँ फिर इन समीकरण की चर्चा नहीं होती। अगर मैं आपको उठा के कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी बता दूं, मनोहर लाल खट्टर जी असंध से जीते हैं। क्या असंध में जाट नहीं थे? उनको उनके भी वोट मिले। दीपेंद्र हुड्डा कोसली से जीते हैं, वहाँ तो जाटों के वोट है ही नहीं। यादव कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा वोट है, वो कैसे जीत गए? जातिवाद बन चुकी है बिल्कुल, मगर जितनी पहले थी उतनी नहीं रही। जितना हम मिडीवल एरा की बात करें या उसके बाद बात करें, जब तो अछूत वाला कंसेप्ट और शूद्राज और ब्राह्मण और ये सारे जो हमारे गैप्स थे, आई थिंक ये तो ख़त्म करे हैं सोसाइटी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अंदर सबको बराबर अधिकार दिया है। आज आपका भी वोट एक है, मेरा भी एक है। मुझे नहीं लगता कि वो वोट इलेक्शन कमीशन जब देता है तो आपकी कास्ट पूछता है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये रहेगा कि 2019 से 2024 का सफ़र, ये सफ़र आपके लिए बहुत से अलग अलग अनुभव ज़रूर लेकर आया होगा, लेकिन अब 2024 में जब पहुंचते हैं तो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस एकाएक गिर जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जो आपने गठबंधन किया और सत्ता में आप रहे 4.5 साल, क्या वो भारी पड़ गया? मुझे नहीं लगता। समय है, एंटी इनकम्बेंसी तो सबके आती है। कोई भी ऐसे ही पार्टी नहीं है जिसने एंटी इनकम्बेंसी ना देखी हो। बीजू जनता दल 25 साल सरकार में रही, आज कहाँ है? जिस सीट पर 25 साल विधायक नवीन जी रहे, उसी सीट पर वो हार जाते हैं। बादल साहब जो पंजाब के 8 बार मुख्यमंत्री रहे, 7 बार 8 बार, वो अपना अंतिम चुनाव सांस लेने से पहले हार जाते हैं। जनमत है। एंटी इनकम्बेंसी थी, रोष था लोगों का, लोकसभा में निकल गया। यही 2 करोड़ वोटर जब थे, 2 करोड़ अब है। वोटर्स तो नए आएंगे नहीं, हम इनका विश्वास जीत लेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो कैसे देख रहे हैं राह विधानसभा चुनाव की? क्योंकि लोकसभा में परफॉर्मेंस मेहनत करनी पड़ेगी और 30 दिन जो मेहनत कर लेगा वो विधानसभा पहुंच जाएगा। क्योंकि दल बदल का सिलसिला बहुत ज़्यादा चल रहा है और अगर कहें कि आपकी पार्टी को भी इसका दंश झेलना पड़ा है। बहुत से विधायक थे जो लगातार आपके साथ थे और अभी अभी वो चलते बने, अलग अलग पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। इन चीज़ों को दुष्यंत चौटाला कैसे देखते हैं? क्या ये चौधरी देवीलाल जी ने नहीं देखा? उनने भी ये चीज़ देखी है। उनने तो विधायक बनते ही देखी, हमने तो 4 साल बाद देखी कि वो विधायकों को इकट्ठा कर और चंडीगढ़ लेकर आए। और चंडीगढ़ ही उनके कई विधायक भाग गए जब अजयलाल जी ने शपथ ले ली मुख्यमंत्री की। तो समय का चक्रव्यूह है। आपके एक विधायक है राम कुमार गौतम, वो शुरुआत से लेकर आपको लेकर बहुत बातें कहते थे, बहुत विरोध करते थे, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। आपका सब साथ छोड़कर चले गए लगभग, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे। इसके पीछे की क्या वजह? वो तो पहले दिन छोड़ गए थे। बस रिजाइन नहीं कर रहे कि तनख्वाह मिल जाए। अच्छा। वो तो पार्टी की गतिविधियों में तो शायद उन्हें 6 महीने ही भाग लिया, उसके बाद तो कभी आए नहीं। और जाकर मनोहर लाल जी की गोद में बैठी। उनके बेटे को पार्टी ने एजी ऑफिस में लगवाया। क्या वो सम्मान नहीं था? ये तो बात हुई आपकी पार्टी की और कुछ बातें हमने की गठबंधन की। अगर गठबंधन के वक्त को देखते हैं और जो 6 महीने ये बीते हैं, बहुत सी चीज़ें हुई, सीएम फेस को बदला गया, नई कैबिनेट वहाँ पर आ गई। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या कुछ देर कर दी गठबंधन से दूर होने में? क्योंकि ये बातें भी लगातार राजनीतिक गलियारों में रही कि अगर जेजेपी शायद 1 साल पहले गठबंधन से दूर चली जाती तो और मजबूत इस वक्त होती। लगता है आपको ऐसा? ये कहना मैं कहूँगा कि इमेच्योर होगा कि क्या होता। कोई भविष्य प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अकाली दल ने किसान आंदोलन से पहले, कृषि कानून के पार्लियामेंट में पास होने से पहले रिजाइन कर दिया था सेंट्रल कैबिनेट से, और उस अकाली दल को जनता 3 सीटों पर ले आई। क्या वो ऑन टाइम नहीं था? अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद से रिजाइन किया, कुरुक्षेत्र लोकसभा में 80,000 रुपये क्यों रुक गए?
मैं अगर रिज़ाइन कर देता तो शायद जो ये आज भाग के गए हैं ये 2021 में ही भाग जाते, और भागते तो मेरी चाबी भी लेके जाते और मेरा झंडा भी लेके जाते। महाराष्ट्र में देखी हमने ऐसी चीजें। मगर हमने जो वादे जनता से किए थे उनको तो फुलफिल कर लिया गवर्नमेंट में रह के। बुढ़ापा पेंशन 3000 तो पहुंच गई। बीजेपी 18 प्रदेशों में है, कहीं एक राज्य बताइए जहाँ बीजेपी की बुढ़ापा पेंशन 1000 से ऊपर हो। तो आप कह रहे हैं कि आप ही की तरफ से पुश था जो यहाँ तक पहुँच पाए। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दी, बीसी को 8% रिजर्वेशन दी, हमारे रोड नेटवर्क को 29,000 किलोमीटर दुरुस्त कराया। ये सारे वादे कैसे पूरे करें? आपको लगता है कि जो 2019 में आपका घोषणा पत्र था उसे एक हद तक पूरा कर पाया? बिल्कुल, अगर आप बिंदुओं पे चले तो मैं ला के आपको कॉपी देता हूँ अधिकतम। मगर नया संकल्प भी लेंगे हम और जनता के बीच में आएंगे उनको लेकर। और बात लगातार ये भी रहती है कि आपका विजन आने वाले वक्त में क्या है। तो आपका विजन क्या है आने वाले वक्त में? हरियाणा को आगे ले जाना विजन है। हरियाणा को समान विकास मिले, समान उन्नति मिले। मुझे नहीं लगता किसी और का इससे ज़्यादा कोई विजन स्टेट के लिए होगा। स्टेट फर्स्ट है और उसको प्रायोरिटी के साथ हम देश में पहले स्थान पर कैसे लेकर आए उसको सोच के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर लेता हूं। कांग्रेस पार्टी आपके गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहती है कि 0+0 तो 0 ही होता है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई मैसेज? पिछली बार आपके सर्वे हमें 0 बना रहे थे, मैंने ही 1 लगाया। ये तो हमारे 90 है, 2 0 लगा रहे हैं, मैं तो उसके आगे भी 1 लगाने की हिम्मत रखता हूँ। और कांग्रेस तो मैदान में आएगी। अभी तो टिकटें अनाउंस नहीं हुई। वो जो हमें 0 कह रहे हैं उनकी हालत क्या होगी वो तो टिकट वितरण पे पता चल जाएगा। क्योंकि कांग्रेस का तो हमने जिक्र किया, लेकिन बीजेपी भी साथ साथ में कहती है कि हमारा सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। क्या दोनों पार्टियां गफलत में हैं? देखो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तो यही कहेंगी। इस बार ये हालात है कि त्रिशंकु मुकाबला होगा और उसके अंदर जननायक जनता पार्टी अहम रोल प्ले करेगी। और अगर फिर से पिछली बार की सिचुएशन बनती है यहाँ पर, तो क्या दुष्यंत चौटाला एक मर्तबा फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस के साथ भी ये क्यों बोलते हैं कि जा सकते हैं अपने दम पर? आप ये क्यों नहीं बोलते कि वो हमारे साथ आ सकती है, वो हमारे पीछे खड़े होकर हमें लीड करने का मौका दे सकती है? क्या पीछे ही खड़े रहेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर हम देखते हैं, और कहीं ना कहीं आंकड़े भले जिताते ना हो लेकिन जताते हैं कि किसमें कितना दम है जीतने का, तो वहाँ पर वो आंकड़े बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही जाते नजर आए। एक पार्टी 44 विधानसभा सीटों पर आगे दिखी, एक 42 पर। तो इसलिए ये सवाल और जीवंत हो जाता है कि अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ एक ही सीट थी जिसमें हम आगे थे 90 में से। अच्छा। इस बार वो एक भी नहीं थी। तो क्या हम 10 जिता नहीं पाए? हमने जिताए। तो ये कहना कि लोकसभा के आंकड़े ये तय करेंगे विधानसभा क्या होगा, बहुत गलत है। पिछली बार 73 सीटों पर बीजेपी आगे थी, 40 पे लाके रोक दिया था। लेकिन बीजेपी के लिए आपने क्योंकि अपने लिए भी एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया कि लोकसभा में उस तरीके की स्थिति थी, बीजेपी के लिए भी थी, लेकिन बीजेपी 5 सीटें जीत पाने में कामयाब हो गई। कांग्रेस पार्टी भी 5 सीटों के साथ आगे बढ़ गई। तो उस पैमाने पर कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो खुद संसद का सफ़र तय कर चुके हैं और जब कोई सांसद आपकी पार्टी से रहता है तो एक कॉन्फिडेंस भी रहता है। देखो, बिल्कुल नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन रहती है, नेशनल लेवल पर आपकी बात रखने का एक अवसर मिलता है। पार्लियामेंट एक महत्वपूर्ण जगह है और मेरे को तो जो 5 साल मिले थे उस अनुभव को मैं कभी भुला नहीं सकता। और अगर हम आपके राजनीतिक सफ़र पर एक मर्तबा फिर से लौटते हैं, क्योंकि जिस तरीके का राजनीतिक सफ़र आपका रहा और जिस स्थिरता के साथ, जिस सहजता के साथ आप राजनीति करते हैं, लाजमी है कि आपके बहुत से गुरु आपके अपने ही परिवार के लोग रहे होंगे। उस विषय में ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि देखिए, बिल्कुल राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप सीखते हैं। मैंने चौधरी देवीलाल जी से बहुत कुछ सीखा है, चौटाला साहब से बहुत कुछ सीखा है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से भी बहुत कुछ सीखा है। और आप उसमें से अडॉप्ट क्या करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, ये फैसला करता है कि आपकी स्थिरता क्या है। 10 साल के राजनीतिक जीवन में बहुत सीखा है और अगले 40 साल बहुत और सीखेंगे। ये तो शायद नेवर एंडिंग वर्क है
और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे एक प्रोफेसर ने कहा था कि नॉलेज इज़ गेन्ड बाय शेयरिंग नॉट बाय कीपिंग। तो आप अपने अनुभव, अपने ज्ञान को अगर जेब में दबा कर रखेंगे तो कभी आप गेन नहीं कर पाएंगे। आप जितना अनुभव साझा करेंगे उतना ही दुनिया आपके साथ अनुभव साझा करेगी और आप बढ़ेंगे। बिल्कुल 100%। अब सवाल ये उठता है क्योंकि जिस तरीके का आपने पॉलिटिक्स के साथ साथ कुछ लीगल एंगल्स ऐसे देखे जिन्हें आम इंसान शायद नहीं समझ सकता। मैं बात कर रहा हूँ अजय चौटाला की, आपके पिता की। जेल में भी वो रहे, वो सफ़र कैसा था? और जब वहाँ से निकलते हैं आप, क्योंकि लाजमी तौर पर ये सामान्य चीज़ नहीं है, उस सामान्य चीज़ से आगे निकलकर अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना और उन नेताओं के साथ आंख से आंख मिलाकर खड़े होना जिनका कहीं ना कहीं किरदार कहा गया कि जेल पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल था, वो किस तरीके वो से? एक टफ टाइम था और मैं तो पढ़ाई बीच में छोड़कर उस दौर को मैंने देखा है। कोई नहीं सोच सकता कि एकदम आपके घर के दो बड़े लोग आपके बीच में से सलाखों के पीछे चले जाए और घर कैसे चलेगा। मजबूती के साथ हमने संघर्ष किया और एक चीज़ जो उनसे सीखी कि हौसला ना तोड़ो। हौसला रहेगा तो सब कुछ मुमकिन है और हम अचीव कर पाए। हमने किसी का हौसला नहीं टूटने दिया। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये कहता हो कि इनके तो मुंह पे शिकन थी। मेरे फादर ने एक चीज़ मेरे को कही थी, घर के दरवाजे हमेशा खुले रखने हैं, पता नहीं कौन आदमी किस समय किस पीड़ा के साथ आ जाए। वो चीज़ हमने फॉलो करी और लोग तो जनता दरबार कहते हमने लगाए। हमने तो घर में, कभी फील्ड में थे, जहाँ अवसर मिला वहाँ जनता के बीच में बैठकर समस्या सुलझाई। क्या एक बेटर इंडिविजुअल बनने में इन तमाम चीज़ों ने मदद की? बिल्कुल करी। आई थिंक उनका एक्सपीरियंस, उनका जो सफ़र रहा है राजनीतिक तौर पर, उसने बहुत कुछ सिखाया है और उसी सफ़र की वजह से है कि आज हम यहाँ खड़े। और कैसे देख रहे हैं, क्योंकि टिकट वितरण होना भी बाकी है और टिकट वितरण चुनावों में सबसे अहम चीज़ रहती है, तो जेजेपी के लिए, क्योंकि 70 फेसेस रहने वाले हैं और फेस कभी कभी किरदार अदा कर जाते हैं। देखिए, बिल्कुल बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं कि आपके चेहरे कैसे होंगे। और हमने पिछली बार भी 53 या 54 युवाओं को टिकटें दी थी। हरियाणा में सर्वाधिक आई थिंक 13 या 14 महिलाओं को टिकटें दी थी। तो इन सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि चर्चा कर इन सब चीज़ों पर और पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। दूसरी पार्टियों पर भी नज़र रहती है कि उनके कैंडिडेट क्या रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार हम कई बार रहती है। एरिया क्षेत्रफल में शायद सारे कैंडिडेट एक एरिया के हो, दूसरा खाली रह जाता है, वहाँ का सिलेक्ट हो तो उधर सपोर्ट बनता है। कई बार कास्ट कॉम्बिनेशन बनता है कि अगर सारे ब्राह्मण ओरिएंटेड सीट में ब्राह्मण आ गए तो नॉन ब्राह्मण लड़ सकता है, जाट सीट पे नॉन जाट लड़ सकता है, एससी के अंदर भी सब डिवीजन ऑफ कास्ट है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इन सब चीज़ों को तो शायद बिल्कुल महत्वपूर्णता के साथ देखती है, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबके सब बच रहे हैं कैंडिडेट अनाउंस करने से। मीटिंग्स पर मीटिंग्स तो जरूर हो रही है, तो इंतजार कर रहे हैं। वो वाले नाई की दुकान में सिर वाले बाल होते हैं नाई से पूछ लो कितने हैं तो कहता है बहुत है, कटने के बाद जब झोली में गिरते हैं जब पता चलते हैं कितने थे। तो वही बात है, 12 दिन रह गए, इंतज़ार कर लो, झोली में गिरे मिलेंगे। बिल्कुल। उचाना सीट बहुत हॉट सीट और उम्मीद है कि इस बार भी आप वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। उस स्पेसिफिक सीट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह बहुत इंटरेस्ट लेते हैं आप में? उनका तो गला बैठा दिया मैंने। वो 4.5 साल यही बोलते रहे कि दुष्यंत उचाना छोड़ेगा, दुष्यंत उचाना छोड़ेगा। दुष्यंत तो यहीं खड़ा है, शायद कांग्रेस उनका उचाना छुड़वा दे। और अभी तक तो वो 10 साल में तीसरी पार्टी में है। कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर कांग्रेस में आए। तो इस चीज़ के अंदर मुझे नहीं लगता कि जनता अब तक समझी नहीं है उनके दल बदलू नीति को, और जनता इस पर जवाब दल बदलू नीति पे देगी। उचाना के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी कौन से ऐसे 2-3 काम हैं कि सत्ता में आते हैं या फिर कहें कि लौटते हैं बेटर मैंडेट के साथ? देखिए, चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को टैक्स मुक्त किया था।
हम टू व्हीलर्स को टैक्स मुक्त करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा का मेरा वर्ग हो, युवा हो, वो आज टू व्हीलर पे डिपेंडेंट है। और दूसरी चीज़ जो हमने घोषणा करी है कि अग्निवीर जो आएंगे उसको सिपाही से सिपाही भर्ती नहीं करना, उसकी हायर एजुकेशन निःशुल्क करेंगे और उसको अवसर देंगे कि सिपाही दोबारा ऑफिसर बन सकता है। वही हम जब बात करते हैं हमारे फार्मर्स की, किसान, तो आज सबसे बड़ी जो डिमांड है जो फील्ड में हम देखते हैं कि उनके वाटर कोर्सेज हैं, जिसको खाड़ बोलते हैं, खाड़ कच्चे हैं और सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे हैं कि 20 साल बाद बनेगा और कमांड एरिया कर दिया। वो खाल पूरी तौर पर पक्के करवाएंगे और खाल पक्के भी जो 20 साल वाले डैमेज्ड का रूल है उसको भी 12 साल करेंगे कि फार्मर को खेत तक पानी की आखिरी बूंद पहुंचाने में दिक्कत ना आए। बिल्कुल। शो के आखिर में हम हैं और शो का नाम ही राज की बात, तो कोई ऐसी राज की बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, पॉलिटिकल हो, पर्सनल हो, सोशल हो, कुछ भी? खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। अच्छा। कभी मन हो तो आपको ज़रूर बनाकर खिलाऊंगा। अच्छा। और इस गुर के बारे में तो वाकई में मुझे लगता नहीं कि किसी को पता होगा। कौन सी चीज़ें हैं जो आप बेटर कुक करते हैं? मैं तो जब अमेरिका रहा जी, तो वो जो टाइम था उसने 4 साल में बहुत कुछ सिखाया। हमारे तो कह दीजिए रीजन की एक फेवरेट चीज़ है कड़ी। तो कड़ी भी बना लेता हूँ, पालक पनीर हो गया, बड़ी होगी, करेले हो गए, तो ये सारी मेरे ख्याल से अमेरिका रहते रहते चीज़ें सीखी। और अब भी जब जीवन में राजनीतिक तौर पर स्ट्रेस बहुत आता है, तो जब 15 मिनट चाहिए तो सबसे अच्छी जगह है कि शाम को थके मरे आओ, एक सब्जी बना लोगे तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। ध्यान डाइवर्ट होते ही कहीं ना कहीं आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो जीवन संगिनी तो खुश रहती होंगी इससे क्योंकि बहुत से लोग बचते हैं इन चीज़ों से। नहीं, मेरी मौज है, वो भी अच्छा बना लेती है, मैं भी अच्छा बना लेता हूँ, तो दोनों इकट्ठे समय भी स्पेंड कर लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या समाचार के साथ जुड़ने के लिए, बहुत आपने वक्त दिया और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बेटर बहुमत आएगा और कुछ और बेहतर हो पाएगा जननायक जनता पार्टी के लिए। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया।